हेलो। ओके। नमस्कार साथियों, मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RWA के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बेहतर तरीके से आपकी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी उम्मीद के अनुसार बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग इस विनायक बैच में 2 स्टार लेने के लिए तैयार होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो सभी साथियों को जय हिंद, सभी साथियों को राधे कृष्ण, सभी साथियों को शुभ संध्या मेरी। चलिए, गुड इवनिंग सभी साथियों को। बहुत सारे साथी हमसे जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो दोस्तों, मैं आज की कक्षाओं को विधिवत रूप से अब शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है, आज बैंकिंग का तीसरा लेक्चर है और दरअसल आज हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है आपका RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हमारा मुख्य रूप से टॉपिक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए क्लासेस में, और जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा राधे कृष्ण, सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। उज्जैन की धरती से जय श्री महाकाल सभी साथियों को। काफी कुछ कमेंट आ रहे हैं आप लोगों का बहुत कुछ प्यार देखने को मिला है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो बिहार कांस्टेबल के लिए हमारी जो आज हुई है मैराथन हुई है, उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। काफी साथियों ने उस वीडियो को देखा है, काफी साथियों को अच्छा भी लगा है। आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर आपकी परीक्षा में वहां से भी कोई बातें, अगर आपको कोई प्रश्न आपको मिल जाता है तो कितनी खुशी की बात होगी दोस्तों। तो सभी साथी जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए अब हम आज विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम जिन चीज की शुरुआत करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो चीज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट से सर इसका वो चेंज करना बैकग्राउंड। आज जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित पढ़ने वाले हैं, आरबीआई से संबंधित आज चीजें को पढ़ने वाले हैं। तो आइए जरा बिना देरी किए अब हम आरबीआई की बात को कर लेंगे कि आरबीआई के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। आरबीआई आपको पता है देश की केंद्रीय बैंक है, और देश की केंद्रीय बैंक है, इसका पूर्ण रूप जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप है दोस्तों। इसको भी जरा हम देख लेंगे। आरबीआई की रूपरेखा के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे दोस्तों इस आज की इस क्लास में, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे दोस्तों, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि आरबीआई आखिर है क्या। जब इंट्रोडक्शन की बात हो जाएगी सभी साथियों, तो ध्यान रखिएगा, तब हम बात करेंगे आरबीआई की संरचना की, स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपको पता है कि गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है, ये तमाम बात है। फिर हम बात करेंगे आरबीआई के कार्यों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आरबीआई के कार्यों की। ठीक है, आरबीआई के कार्यों की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? फंक्शंस की बात करेंगे। तो आरबीआई के फंक्शंस की बात करेंगे, और इसी में बहुत सारे कार्य है। इन कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो चूंकि आरबीआई केंद्रीय बैंक है तो केंद्रीय कार्य हम कहेंगे, और दूसरा विकासात्मक कार्य भी हम कहेंगे। तो ये पार्ट भी हम देख लेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो क्या है दोस्तों पता है? हालांकि वो कार्य का ही हिस्सा है, वह है मौद्रिक नीति। क्या है दोस्तों? मौद्रिक नीति। तो आरबीआई जिस मौद्रिक नीति को जारी करता है, ठीक है, इस मौद्रिक नीति को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है, और वह शब्द है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ेंगे, और फिर हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण, है ना, टूल्स की बात करेंगे। तो इन सब विषयों की हम बात करेंगे आरबीआई के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए परिचय की भूमिका को बांध लेते हैं। सभी बिंदु, लखन, मोनू, शंकर, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं यहां पर, अजय, ठीक है, शिवम, है ना, उसके बाद पूजा, खुशबू, तमाम साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को राम राम, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, अब कमेंट पर ज्यादा फोकस मत करिएगा, कमेंट मत करिएगा, मैं कमेंट आपके बहुत लेट लूंगा नहीं तो। ठीक है, अभी हम पढ़ाई पर फोकस करेंगे दोस्तों। तो आइए जरा हम बात कर लेते हैं अब आरबीआई के इंट्रो की, या इसी को हम लोग इंट्रो में सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे कि आखिर आरबीआई की स्थापना कैसे की गई दोस्तों, इसकी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए सभी लोग आरबीआई के इतिहास की बात करें। आपको पता है दोस्तों, जब जब भारत में, समझना, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है,
कुछ बिंदु भी है बैंक से कि पहला भारतीय बैंक कौन सा है, पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है, ये तमाम बिंदु, लेकिन इनको हम सब आखिरी में देख लेंगे, ठीक है, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तब। इतना लोड लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, आपके क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सभी साथी, जितने भी साथी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूं हजारों की संख्या में साथी हमसे जुड़े हैं, तो जरा देखिएगा, इतिहास की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दोस्तों, है ना, तो मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना, तो यहां पर लिख देता हूं मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EAST, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, इसको पूरा लिख लीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी दोस्तों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी थी। कितने प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी थी? 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी थी। आपको पता है वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन से थे? तो 3 प्रेसिडेंसी आपको पता है प्रेसिडेंसी पहले हुआ करती थी, तो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी थी, ठीक है। और ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो थे ना, ये कौन कौन से थे? तो यहां पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, यहां पर 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो थे वो कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहला जो बैंक था ना, वो था बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपको डायग्राम से बताऊं, इसको जरा आप समझने की कोशिश करना इस बात को, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं डायग्राम से, जरा कोशिश करना आप लोग समझने की। ये कुछ इस प्रकार से, ये आपका क्या पड़ता है? ये आपका भारत पड़ जाता है दोस्तों। तो यहां पर एक बैंक है, यहां पर एक बैंक है दोस्तों, यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। तो पहली जो बैंक है उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। तो पहला बैंक था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, और इस प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब की गई थी? तो जहां तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, 1806 में की गई थी। कब की गई थी? 1806 में की गई थी। उसके बाद में जो दूसरा बैंक था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो दूसरा बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। ये यहां पर था दोस्तों, बॉम्बे यहां पर पड़ता है। तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ, यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे था, इसकी स्थापना दोस्तों 1840 में की गई थी। कब की गई थी? 1840 में की गई थी। फिर तीसरा एक और प्रेसिडेंसी बैंक था, अगर आपको याद हो दोस्तों तो जरा बताने की कोशिश करना। यहां पर तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक था, उस प्रेसिडेंसी बैंक की बात क्या थी? ध्यान रखिएगा, यहां पर पड़ता है वो मद्रास, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वह 1843 में की गई थी। कब की गई थी? 1843 में की गई थी, ठीक है, 1843 में की गई थी इस प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की। इन तीनों बैंकों की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। और ये क्या करते थे? यहां से, ये यहां से जो व्यापार है, व्यापार का जो पैसा है, ठीक है, वो डायरेक्ट ब्रिटेन भेजा भेजी करते थे। तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक था। किसका बैंक था? प्राइवेट सेक्टर का बैंक था दोस्तों। यहां पर आप ये समझ लीजिएगा बात को कि ये कौन सा बैंक था? तो ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक था और महत्वपूर्ण बैंक था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब ध्यान रखना है आपको क्या हुआ आगे। इन सारी बैंकों को ध्यान में रखते हुए समझना, इन सारी बैंकों को, ये बैंकें अलग अलग स्तर पर चलती थी, ठीक है, ये बैंकें अलग अलग स्तर पर चलती थी। इन तीनों बैंकों को 1921 में, ध्यान रखिएगा, 1921 में इन तीनों बैंकों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। आपस में इनको क्या कर दिया? मिला दिया दोस्तों। तीनों बैंकों को मिला करके एक नई बैंक बनाई गई और उस बैंक का नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इन तीनों बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। जरा एक मिनट रुकना। ठीक है दोस्तों, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1921 में बनाया गया दोस्तों। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है क्या? यहां तक चीजें समझ में आ रही है क्या? एक बार पुनः सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूं।
मैंने ये बताया कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी दोस्तों, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में स्थापना करी, वहीं पर दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना करी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना करी वहीं पर 1840 में, और वहीं पर तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक मद्रास की स्थापना करी 1843 में। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ही 1921 में 1921 में, ध्यान रखना है दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण तारीख है, 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और एक नई बैंक की स्थापना करी जिसका नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की स्थापना करी तो इसको 2 दायित्व दिए। कितने दायित्व दिए? 2, यानी कि इसको 2 कार्य दे दिए। क्या क्या कार्य दे दिया? तो सबसे पहले इसको कार्य दिया, ध्यान रखना, उसको 2 कार्य दिया। एक तो ये निजी बैंक था क्योंकि ब्रिटिश सरकार का बैंक था, ठीक है, तो एक तो निजी बैंक था, और दूसरा जो है, ध्यान रखिएगा, इसको 2 कार्य दिए। एक तो देश का केंद्रीय बैंक बना दिया गया, देश का केंद्रीय बैंक भी बना दिया गया, ठीक है, और एक निजी बैंक भी बना दिया गया, निजी बैंक, ठीक है, ये दोनों के दोनों प्राइवेट सेक्टर का बैंक था ये, ठीक है, तो दोनों ही चीजें यहां पर सम्मिलित रूप से कार्य इसको दे दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में चूंकि अब निजी क्षेत्र भी इसमें है, और निजी क्षेत्र है तो वो तो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। तो बाद में एक आयोग की स्थापना की गई, एक आयोग की स्थापना की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं वो आयोग का नाम क्या है दोस्तों, तो उस आयोग का नाम है शाही आयोग, है ना। इसके आगे की हिस्ट्री यहां पर बता रहा हूं दोस्तों, है ना, तो मैंने ये यहां पर ड्रॉ कर दिया है, ध्यान रखिएगा। एक आयोग की स्थापना की गई जिस आयोग का नाम था शाही आयोग। क्या बोलते हैं इसको? शाही आयोग बोलते हैं दोस्तों। और इसी शाही आयोग का एक और नाम था, इसे यंग हिल्टन कमीशन भी बोलते हैं, या हिल्टन यंग कमीशन बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। कमीशन का मतलब भी क्या होता है? आयोग ही होता है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1925 और किसी किसी किताब में 26 मिलता है, 1925-26 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। यह शाही आयोग भारत में आया था, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। ये शाही आयोग भारत में आया था। बैंक ऑफ बंगाल कहां गया? बैंक ऑफ बंगाल लिखा तो है कहां? ये बैंक ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता बोला ना, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता कहां है? पश्चिम बंगाल में है। आ रही बात समझ में? तो यही तो बात है यहां पर, बंगाल नहीं था, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक को ही कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शाही आयोग या हिल्टन यंग कमीशन 1925 या 26 में बनाया गया। ध्यान रखना है, इस शाही आयोग ने दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इस शाही आयोग ने एक सिफारिश दी दोस्तों, और वो सिफारिश क्या दी? ध्यान रखिएगा, इसने एक सिफारिश दी, और वो सिफारिश दी कि भैया देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। इसने क्या सिफारिश दी? कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केंद्रीय बैंक होना चाहिए, सेंट्रल बैंक होना चाहिए। और इन्हीं की सिफारिशों को आधार मानते हुए, इन्हीं की सिफारिशों को आधार मानते हुए आगे क्या किया गया? एक अधिनियम लाया गया, और उस अधिनियम का नाम क्या था? उस अधिनियम का था आरबीआई अधिनियम। ध्यान रखना है, आरबीआई अधिनियम, है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं, आरबीआई अधिनियम 1934। क्या लाया गया? आरबीआई अधिनियम 1934 लाया गया दोस्तों। और इसी अधिनियम के अंतर्गत ध्यान रखना है दोस्तों, इसी अधिनियम के अंतर्गत आपका आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना जो है इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई। और कब की गई दोस्तों? तो की गई यह 1 अप्रैल 1935 को की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को की गई। क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आई? क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आई? एक बार पुनः समझ लीजिए इस बात को, एक बार पुनः समझ लीजिएगा इस बात को, जरा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो आप इसको निहार लीजिए, क्या आपको यह बात समझ में आ गई है? इसको निहार लीजिए जरा, क्या आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई है? प्रियंका, सबसे पुराना बैंक, सबसे नया बैंक, ये सब फैक्चुअल डेटा है। ये सारी बातें मैं लिखवाऊंगा आपको। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये कौन सा बैंक था, सारी बातें लिखवाऊंगा मेरे भाई। तुम इतना क्यों लोड ले रहे हो? सारी बातें लिखवाऊंगा। आज हम आरबीआई पढ़ रहे हैं, बैंकों से संबंधित अन्य तथ्य में सारी बातें लिखवा दूंगा कि अवध कमर्शियल बैंक कहां था, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहां था, ये सारी बातें करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, है ना, दोबारा से बता देता हूं, बिल्कुल। चलिए, है ना, देखिए अंग्रेजी में भी नाम ही है कि मैं क्या करूं, मैंने सब तो अंग्रेजी में लिखा है ना। देखिए फिर भी देखिए, मैंने आपको यह बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी। पहली प्रेसिडेंसी बैंक थी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, और इसकी स्थापना की 1806 में, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे थी जिसकी स्थापना 1840 में की गई। वहीं तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास थी जिसकी स्थापना 1843 में की गई, ठीक है दोस्तों।
आगे चलकर अंग्रेजों ने क्या किया, आगे चलकर अंग्रेजों ने इन तीनों बैंकों को एक कर दिया, इसका विलय कर दिया 1921 में, और विलय करने के बाद में एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को दो कार्य दिए कि भैया तुम देश का केंद्रीय बैंक भी हो, ठीक है, और दूसरा तुम निजी बैंक भी हो, चूंकि ये प्राइवेट बैंक भी है तो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की भूमिका इसी के पास आ गई। ठीक है, अब ध्यान रखना है, बाद में एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, एक आयोग का गठन किया गया जिस आयोग का नाम था शाही आयोग, या इसी का दूसरा नाम था हिल्टन यंग कमीशन। क्या नाम था? हिल्टन यंग कमीशन नाम था इसका। इस आयोग की स्थापना 1925 या 26 में की गई, ऐसे 1926 सही आंसर है, लेकिन ध्यान रखना दिसंबर और जनवरी का महीना है, इसलिए ये बात थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। तो शाही आयोग, ये हिल्टन यंग कमीशन 1925-26 में स्थापित किया गया। उसके बाद में फिर इस आयोग ने, इस शाही आयोग ने एक सिफारिश दी, और वो सिफारिश ये दी कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, और उन्हीं की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उस समय की जो तात्कालिक सरकार थी, उस सरकार ने आरबीआई अधिनियम लेकर के आई। वो सरकार 1934 में आरबीआई अधिनियम आया, ध्यान रखना यहां से प्रश्न आता है। ठीक है, बिल्कुल, है ना, यहां से प्रश्न आता है। 1934 में इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1934 में आरबीआई का गठन किया, आरबीआई अधिनियम लाया गया, और इस आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत ध्यान रखना है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई। दोस्तों बस इतना मैंने बताया आपको। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब क्या होता है? तो प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब होता है कि अंग्रेज जहां पर अच्छी तरीके से व्यापार करते थे वहां पर उन्होंने प्रेसिडेंसिया बना रखी थी, और प्रेसिडेंसिया से क्या होता था, वहां से जो व्यापार का मुनाफा था वो ब्रिटेन भेजा जाता था, एक प्रेसिडेंसी, एक रहने वाली चीज से। ठीक है, तो उसी को हम प्रेसिडेंसी बोलते हैं। तो ये आरबीआई का कुछ इतिहास है। अब देखिए, मैंने आरबीआई की स्थापना कर दी है। अब मैं अगले पेज पर क्या करूंगा, तो ध्यान रखिएगा आरबीआई से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं अब आरबीआई, चूंकि मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है, तो अब मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट चीजों को यहां पर लिख करके आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली बात मैं बात करूंगा आरबीआई की ही। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात मैं करूंगा आरबीआई की स्थापना। ठीक है, पुनः मैं इस बात को लिख देता हूं। तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई की जो स्थापना है वह, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल को, है ना, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से चीजें आपको स्पष्ट है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी, और आप कह भी रहे होंगे कि हाँ गुरुजी, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बताइए, आरबीआई की स्थापना के लिए ध्यान रखना, आरबीआई का कौन सा अधिनियम है ना, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर। ठीक है, तो हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कलकत्ता रखा गया था। कहां पर रखा गया था? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता रखा गया था। लेकिन एक बात थोड़ी सी यहां समझने की है मेरे साथियों, कि कलकत्ता जो है ना, ये कलकत्ता है ना, ये 1937 तक ही था दोस्तों, 1937 तक ही था, 1937 तक ही था। इसके बाद में इसका मुख्यालय बदल दिया गया और इसका नया मुख्यालय कर दिया गया, है ना, ध्यान रखिएगा जरा, इसका एक नया मुख्यालय कर दिया गया। इसका एक नया मुख्यालय कौन सा कर दिया गया? तो ध्यान रखिएगा 1937 के बाद, 1937 के बाद, है ना, ध्यान रखिएगा 1937 के बाद इसका एक नया मुख्यालय बना दिया गया। उस मुख्यालय का नाम क्या था? तो उस मुख्यालय का नाम था मुंबई। क्या नाम था? मुंबई, जो कि वर्तमान में भी यही मुख्यालय यहां पर मिलता है आपको। ठीक है, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ये आरबीआई की स्थापना की बात कर रहा हूं कि आरबीआई की जब स्थापना की थी, जब आरबीआई की स्थापना की थी तब 1 अप्रैल 1935 को इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। उसके बाद 2 साल बाद, यानी कि 1937 के बाद में वर्तमान तक इसका जो मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह मुंबई में है। कहां तक है? मुंबई में है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हो रही होगी। ध्यान रखना, जब इसकी स्थापना की थी दोस्तों, तब इसके गवर्नर कौन थे? तो मैं आपको बताऊं, इसके जो गवर्नर थे तब, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ, है ना, मैं लिख देता हूं ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या हो रहा है ना, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। चलिए इसको मिटा देता हूं, गवर्नर लिखना है मुझे, है ना, गवर्नर। तो गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके जो गवर्नर थे तब, है ना, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये इसके प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, ये प्रथम गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर कोष्टक में भी लिख देता हूं ताकि चीजें और स्पष्ट रहे। ठीक है, ये प्रथम गवर्नर थे।
प्रथम गवर्नर किसके गवर्नर थे? आरबीआई के थे। ठीक है, जब आरबीआई की स्थापना करी थी तब ये गवर्नर थे दोस्तों, ये प्रथम गवर्नर थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं दूसरे गवर्नर। ठीक है, तो दूसरे गवर्नर थे आपके सर जेम्स टेलर, है ना, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं जेम्स टेलर। ठीक है, जेम्स टेलर जो थे वह दूसरे गवर्नर थे, यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। जेम्स टेलर दूसरे गवर्नर थे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इसके अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज मैंने एग्जाम में भी पूछे थे। ठीक है, मैराथन में। तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो मैं आपको बताऊंगा सी.डी. देशमुख थे। कौन थे? सी.डी. देशमुख। ठीक है, तो सी.डी. देशमुख जो थे इसके प्रथम गवर्नर थे दोस्तों। ठीक है, इसके प्रथम भारतीय गवर्नर थे, यह महत्वपूर्ण बिंदु आपका यहां पर बन जाता है। तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी.डी. देशमुख थे। और कब से कब तक रहे, ये ध्यान रखना है दोस्तों, तो 1943 से लगा करके 47 तक लगभग ये रहे हैं। ठीक है, सी.डी. देशमुख रहे हैं। एक बार जरा आप टेली कर लीजिएगा, मैं भी कर लेता हूं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो ये प्रथम गवर्नर मैंने यहां पर आपको लिखवाया है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सही, चलिए बहुत बढ़िया। इसके आगे जरा हम चर्चा कर लेते हैं अब। ठीक है, इसके आगे हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये प्रथम गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, तो ये आरबीआई के बारे में इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब ध्यान रखिएगा, आरबीआई का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है, चूंकि ये आरबीआई की जब स्थापना की गई थी 1935 में, ध्यान रखना, जब आरबीआई की स्थापना है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखा करेंगे, है ना रवि जी, ध्यान रखिएगा, ये जब आरबीआई की स्थापना की गई थी ना 1935 में, तो ध्यान रखिएगा ये 1935 में जब स्थापना की गई थी तो किसी तो अधिनियम से की गई होगी, है ना। 1935 में स्थापना की गई थी तो किस अधिनियम से की गई थी, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है आरबीआई अधिनियम 1934 की सहायता से। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम की सहायता से आरबीआई की स्थापना की गई, तो 1934 की सहायता से, 1934 की सहायता से आरबीआई अधिनियम की स्थापना की गई थी, सॉरी हाँ आरबीआई की स्थापना की गई थी, है ना, ध्यान रखना। जब आरबीआई की स्थापना की गई थी ना, तो इस आरबीआई में ध्यान रखना, इस आरबीआई में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भूमिका थी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक गवर्नमेंट सेक्टर भी था चूंकि ये एक संयुक्त बैंक था, और एक आपका प्राइवेट सेक्टर भी था। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो था, ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसमें इसके गवर्नर हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कौन भूमिका निभाता था, तो गवर्नर। जो आरबीआई के गवर्नर है वह सरकारी व्यक्ति हुआ करते थे, और जो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका थी वो बैंक ऑफ डायरेक्टर की भूमिका निभाया करते थे। ठीक है, बैंक ऑफ डायरेक्टर का भी पद इसमें रहता है, तो इसकी भूमिका वो निभाया करते थे। अब चूंकि यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों था, समझना, यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों था, इसलिए जनता का यह आर्थिक कल्याण नहीं कर पाता था दोस्तों। इसलिए बाद में ऐसी आवश्यकता पड़ी कि अब तो आरबीआई का क्या करना पड़ेगा, अब तो आरबीआई का हमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा दोस्तों। तो अगला जो बिंदु है वो ध्यान रखिएगा, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण को लेकर के है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे साथियों, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ना दोस्तों, वो 1 जनवरी को किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक है, अब इसमें पूरी तरह से सरकार की हिस्सेदारी बन गई, यानी कि पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी बन गई, अब प्राइवेट सेक्टर इसमें मौजूद नहीं रहा। अर्थात आरबीआई, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई कैसा निकाय था, तो ध्यान रखिएगा आरबीआई जो था गवर्नमेंट सेक्टर और निजी क्षेत्र दोनों का मिश्रित रूप था। लेकिन 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। आ रही बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर थर्ड का कार्यकाल 49 तक होगा सर, है ना, आप बताना चाह रहे हैं शायद देशमुख जी की बात कर रहे हैं, चलिए हाँ ध्यान रखिएगा, देशमुख जी 47 लिख दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं, जरा इसको मैं मिटा देता हूं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 47 की जगह लिख लीजिएगा 49, क्या लिखना है यहाँ पर, 49 लिखना है दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, धन्यवाद आपका, है ना। चल, राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है राष्ट्र को समर्पित कर देना। ठीक है, राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या होता है, राष्ट्र को समर्पित कर देना, यानी कि कोई चीज राष्ट्र के नाम कर देना। ठीक है, राष्ट्र को समर्पित कर देना, इसलिए राष्ट्रीयकरण किया जाता है मेरे साथियों। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है आरबीआई से संबंधित?
आरबीआई से संबंधित चीजें आती है। बीओडी का मतलब क्या होता है? तो बैंक ऑफ डायरेक्टर होता है। क्या है दोस्तों? बैंक ऑफ डायरेक्टर। आपके काम की चीज नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं, बैंक ऑफ डायरेक्टर होता है बीओडी का मतलब, है ना। बैंक ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आप बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बैंक ऑफ डायरेक्टर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। स्पष्ट है? यहां तक स्पष्ट है? स्पष्ट है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बार पुनः देख लीजिए, मैं आपको बता रहा था कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 से की गई थी, ठीक है। दूसरा बिंदु बताया कि इसका जो हेडक्वार्टर था स्टार्टिंग में वो कलकत्ता में था। कहां पर था? कलकत्ता में था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर था? कलकत्ता में था, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा 1937 तक इसका जो मुख्यालय है वह कलकत्ता में था। 1937 के बाद में इसका मुख्यालय मुंबई बना दिया गया और इसके पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उसके बाद दूसरे जो गवर्नर थे उनका नाम था जेम्स टेलर और तीसरे गवर्नर थे या हम कहें प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। 1943 से 1949 तक लगभग इनका शासनकाल रहा और आरबीआई पहले गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिला जुला रूप था, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ? 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। शिवम जी बता रहे हैं कि सर पढ़ने में दिक्कत हो रही है इंग्लिश में। मैंने सारी बातें तो अंग्रेजी में लिखी है। राष्ट्रीयकरण को हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन। तो यहां पर आप चाहें तो एक शब्द जोड़ सकते हैं, नेशनलाइजेशन, ठीक है। नेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको, नेशनलाइज्ड या नेशनलाइजेशन, है ना। तो नेशनलाइज्ड कर दिया गया। बाकी प्रथम भारतीय गवर्नर को बोलेंगे फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है। अब कुछ बातें तो है इसमें। बफरिंग हो रहा है क्या? स्क्रीन रुक रही है, एक बार चेक करना जरा। सर वीडियो रुक रही है, एक बार जरा चेक, 1 मिनट हम चेक करते हैं यहां से। बफरिंग हो रहा है तो चेक करते हैं। निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है, निश्चिंत रहिए, थोड़ी देर रुकिए जरा। क्या अब ठीक है? क्लास रुक रही है, अब ठीक है वीडियो? अब ठीक है? अब क्लास बफरिंग तो नहीं हो रही है? सभी लोग बताएं, अभी भी बफरिंग हो रही है? क्या हो गया? अब ठीक है ना? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या अब क्लास बफरिंग तो नहीं हो रही है? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। मेरे ख्याल से अब आपको आवाज प्रॉपर्ली आ रही होगी, है ना। क्लास रुक रही थी उसकी वजह से, चलिए कोई बात नहीं, क्लास रुक रही थी तो अब ठीक ठाक हो गई है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, अब ठीक ठाक हो गई है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अब अगला बिंदु हम आरबीआई से ही संबंधित कर लेते हैं। और अब बिंदु क्या है? जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो जमा पूंजी कितनी थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 5 करोड़ रुपए थी, है ना। तो यहां पर अगला बिंदु लिखिएगा, आरबीआई की स्थापना के समय, आरबीआई की स्थापना के समय, आरबीआई की स्थापना के समय जमा पूंजी पूछा जाता ही है ना कि कितनी जमा पूंजी थी। तो ध्यान रखिएगा 5 करोड़ रुपए थी। कितनी करोड़ रुपए थी? 5 करोड़ रुपए थी, है ना, रुपये में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 5 करोड़ रुपए जमा पूंजी थी आरबीआई की, जब स्थापना की गई तब की गई थी, ठीक है। आरबीआई की स्थापना जब की गई थी तब इसकी जमा पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़ रुपए थी, ठीक है। अब तो सही आ रही है ना? बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। सबके कमेंट में पढ़ रहा हूं यहां पर, अब आवाज आपकी ठीक ठाक आ रही है, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना के समय जमा पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़ रुपए थी दोस्तों, ठीक है। अच्छा गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के? मुझे वहीं लिखवा देना था। चलिए वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के? कमेंट करके जरूर बताइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत, शक्तिकांत दास। आपको पता है कौन से नंबर के हैं ये 2018 से है, ध्यान रखिएगा 2018 से अब तक, ठीक है। 2018 से अब तक यही है शक्तिकांत दास। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शक्तिकांत दास जो है वो 25वें गवर्नर है। कौन से? 25वें गवर्नर है, ध्यान रखिएगा 25th नंबर के हैं ये शक्तिकांत दास, ठीक है। अब तो आवाज आ रही ना मेरी प्रॉपर? अब तो वीडियो नहीं रुक रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा शक्तिकांत दास जो है वह वर्तमान में गवर्नर है आरबीआई के, ठीक है। वर्तमान में कितने है? गवर्नर है। अब ध्यान रखिएगा इसमें संरचना की अगर हम बात करें, इसमें स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें आरबीआई के, ठीक है, आरबीआई के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करिए तो इसमें एक केंद्रीय निदेशक मंडल होता है, ठीक है। केंद्रीय निदेशक मंडल, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं केंद्रीय निदेशक मंडल होता है या केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल डायरेक्टर
बोर्ड, या इसको बोलेंगे, हाँ बोर्ड लिख दीजिए, है ना, बोर्ड होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या चीजें होती है वो जरा समझने की कोशिश करना। यहां पर इसके अंतर्गत समझना, यहां पर इसके अंतर्गत एक गवर्नर होगा, एक क्या होगा, गवर्नर होगा, और चार क्या होंगे, चार उप गवर्नर होंगे, ठीक है, चार क्या होंगे, उप गवर्नर होंगे। तो गवर्नर वर्तमान में कौन है जरा, तो मैंने आपको बताया शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास है। प्रश्न आ सकता है यहां से, ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है, और चार उप गवर्नर है, ये कौन कौन है जरा, ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो चार उप गवर्नर को भी हम लिख लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार उप गवर्नर में पहला है टी रविशंकर, ध्यान रखिएगा, पहला जो गवर्नर है वह है टी रविशंकर, ठीक है। और जो दूसरे गवर्नर है महेश कुमार जैन, ठीक है, महेश कुमार जैन है। और तीसरे जो है एमडी पात्रा है, एमडी पात्रा। जब आपकी परीक्षा आए तब इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ये बदलते भी रहते हैं। और चौथा है राजेश्वर राव, ठीक है, राजेश्वर राव, ठीक है। ये चार डिप्टी गवर्नर है, ध्यान रखिएगा, कितने गवर्नर है, चार डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं उस बात को भी लिखवा दूंगा दोस्तों। कुछ साथी कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर वो जो एसबीआई, वो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी उसको बाद में एसबीआई बना दिया गया। तो जब मैं एसबीआई आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पर बता दूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संरचना, क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। यहां तक स्पष्ट है आपको चीजें, यहां तक स्पष्ट है। चलिए अगले बिंदु पर बात करते हैं। इतना अगर स्पष्ट है तो फिर हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इस पर आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगली बात करेंगे अकाउंटिंग ईयर की, है ना। मुझे बताइए आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या है, आरबीआई का लेखा वर्ष, और लेखा वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, आपको पता है लेखा वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च, ये 2020 में चेंज कर दिया गया, पहले जुलाई से था, है ना। तो 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक इसका अकाउंटिंग ईयर होता है, ध्यान रखिएगा जरा, है ना। और दूसरा जरा ध्यान रखिएगा, यही है, हाँ बिल्कुल यही है ना। तो देखिएगा इसका प्रतीक चिन्ह आपने देखा है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह आपने देखा है, तो आरबीआई का चिन्ह, है ना, अगर आपने देखा हो तो आरबीआई के चिन्ह में क्या होता है, लोगो में क्या होता है, ध्यान रखिए लोगो की बात कर रहे हैं, है ना। तो लोगो में क्या होता है, तो ताड़ का पेड़ होता है, क्या होता है, ताड़ का पेड़ है, और क्या है, बाघ है, क्या है, बाघ है, टाइगर है, ठीक है। तो ताड़ का पेड़ है और पाम ट्री है, और क्या है आपका, बाघ है, टाइगर है, ठीक है। ध्यान रखना ये भी महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई से 30 जून पहले हुआ करता था मंजेश जी, ठीक है, अब नाम चेंज हो गया है, अब समय चेंज हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपका 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च इसका जो है वो ध्यान रखना है। सर वीडियो ग्लिच हो रही है, नहीं आपका नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है, आपका नेटवर्क इश्यू होगा साथी, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसके आगे हम चर्चा करते हैं, है ना। अच्छा एक और बात जरा समझ लीजिएगा यहीं पर कि आरबीआई जो है ना, आपका जो आरबीआई है यह बाकी बैंकों की भी तो निगरानी करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। सर लोगो दिखा दो, सारी बातें दिखा दूंगा, चलिए आइए आपको दिखा ही देते हैं, है ना। आइए, ये सारी बातें स्पष्ट हो गई है। अब मैं आरबीआई की विधिवत वेबसाइट को खोल के आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें है ना, ठीक है। चलिए आइए जरा, हमें बाहर निकलता हूं, यहां से कैसे निकला जाएगा, यहां से, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। यहां पर आ जाइए, ठीक है। और यहां पर मैं आरबीआई की वेबसाइट को खोल करके आपके सामने बताता हूं कि आरबीआई आखिर क्या चीज है, क्या बला है ना, बला नहीं है। चलिए तो यहां पर सबसे पहले तो मैं ये चलिए, है ना। देखिए दोस्तों, मैं अब केवल आरबीआई लिखूंगा, आप खुद समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहां से, है ना। तो मैंने लिखा आरबीआई, बस इतना केवल लिखूंगा, और मैंने क्या कर दिया, सर्च कर दिया ये, देखिए। और पहले ही लिंक पर मैं क्लिक कर दूंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ओपन वेबसाइट, ये हो गई आपकी वेबसाइट ओपन, ठीक है। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है आरबीआई की, सबको दिखाई दे रही है, चलिए क्लियर है। एक बार अपने इसमें भी देखो। सर क्लास रुक रुक कर चल रही है, सर आराम से बताओ, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। सर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ,
बैंक ऑफ बंगाल को ही कलकत्ता बोलते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बंगाल एक ही बात है, ठीक है। आशीष, क्या हुआ आशीष चौबे जी, बताएं। वीडियो नहीं चल रही है, एक बार जरा चेक करते हैं। रुकिए साथी, एक बार जरा चेक कर लेते हैं वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या। चलिए, मूलचंद जी बिल्कुल अभी आपको लोगोस दिखा रहे हैं, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आवाज तो सब ठीक है ना। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, इधर देखिए, आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, ये इसका लोगो है दोस्तों, ठीक है, ये इसका लोगो है और ये आरबीआई की मेन वेबसाइट है, आरबीआई की जो मुख्य वेबसाइट है यही वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, अच्छा स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं अबाउट अस में चला जाऊंगा, ठीक है। और जब अबाउट अस में चला जाऊंगा तो यहां पर आपको देखने को मिलता है, ये यहां पर आपको देखने को मिलता है, ये मेन फंक्शंस, डिपार्टमेंट, सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस यहां पर देखते हैं हम, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल, ये स्ट्रक्चर, ये यहां पर लिखा है गवर्नर और फिर लिखा है डिप्टी गवर्नर, ठीक है। जरा यहां पर आप देखिएगा, ठीक है, ये देखिएगा, है ना, ये थोड़े से कुछ चेंज भी हो गए हैं, मैं इनको बता भी दूंगा आपको। ये गवर्नर कौन है वर्तमान में, शक्तिकांत दास, कौन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है। और वहीं पर ये डिप्टी गवर्नर है, चार कौन है डिप्टी गवर्नर, सबसे पहला एमडी पात्रा है, ठीक है, हमने लिखा भी है एमडी पात्रा, यहां पर आप देख भी सकते हैं एमडी पात्रा लिखा हुआ है हमने, ठीक है। एमडी पात्रा कहां रहा, ये रहा एमडी पात्रा जी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात जो हमने लिखी है वो एम आर राव है, जरा देख लीजिए यहां पर लिखा है क्या, महेश कुमार जैन, एम आर राव। एक बार पुनः इसको जरा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर हम इसको समझ लें। देखिए 4 गवर्नर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले जो गवर्नर है, ध्यान रखिएगा, एमडी पात्रा है, एमडी पात्रा, ठीक है। और एमडी पात्रा के बाद दूसरे जो गवर्नर है एम आर राव है, कौन है दोस्तों, एम आर राव है, ठीक है। तो यहां पर दूसरे गवर्नर लिख देता हूं, एम आर राव, ठीक है। और तीसरे गवर्नर की मैं चर्चा कर लेता हूं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीसरे जो गवर्नर है टी रविशंकर है, कौन है, टी रविशंकर, तो टी रविशंकर। और चौथे जो गवर्नर है वह आपके वर्तमान में है स्वामीनाथन, कौन है, स्वामीनाथन है। ये 4 गवर्नर है, थोड़ा सा एडिटेशन आप कर लीजिएगा, चेंजेस होता रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं अब हम यहां पर आप कोशिश करिएगा इसको समझने की, ये आरबीआई का मेन फंक्शन है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, मैं यहां पर नीचे की ओर आ जाता हूं और होम पेज पर क्लिक कर देता हूं। मैं जो आपको चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊं रेपो रेट के बारे में पढ़ाऊंगा, रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ाऊंगा, तो यहां पर ये चीजें आपको मिलेगी, है ना। बिल्कुल, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा दूं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। अगर आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक नया पेज लेकर के आपको दिखा देता हूं, एक नया पेज लेकर के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, मैं यहां पर एक लोगो भी इसका दिखा देता हूं ताकि आपको और स्पष्ट रहे, ठीक है। ये देखिएगा, ये रहा इसका लोगो, दिखाई देगा मेरे ख्याल से, है ना, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। ये देखिए यहां पर इतने सारे लोगो हो गए, मेरे ख्याल से अब तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। वीडियो नहीं चल रही है, चल तो रही है ना। देखिए जरा दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक यहां पर लिखा गया है, और ये भारतीय बाघ है ना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बाघ, टाइगर हम बोल देते हैं। और ये ताड़ का पेड़ है, ठीक है। तो बस यही है, और एक सर्कल बना हुआ है, ये इसका लोगो है, बाकी कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। ये बस इसका लोगो है और बाकी कुछ भी विशेष नहीं है मेरे साथियों, ये इसका लोगो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इसके लोगो से संबंधित बात मैंने यहां पर आपको बता दी है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसकी पॉलिसीज रेट है। ये यहां पर जैसे ही मैंने होम पेज पे क्लिक किया दोस्तों, आप जैसे ही होम पेज पर जाएंगे तो यहां पर ये लिखा हुआ है पॉलिसी रेट, है ना। यहां पर मैं आपको और क्लियर जूम करके बता देता हूं, ये यहां पर लिखा हुआ है पॉलिसी रेट, लिखा हुआ है। जब मैं इस पॉलिसी रेट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको 2-3 चीजें आ जाएगी। पहला आ जाएगी पॉलिसी रेपो रेट, क्या आएगा, पॉलिसी रेपो रेट आ जाएगा, ठीक है, पॉलिसी रेपो रेट आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर ये क्या आ गया, पॉलिसी रेपो रेट आ गया, है ना, ये यहां पर आ गया पॉलिसी रेपो रेट। और पॉलिसी रेपो रेट कितना है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 6.50% है, लगभग 6.5% है। फिर है यहां पर लिखा हुआ SDFR स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, है ना, ये 6.25% है। उसके बाद है MSF रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% है। अरे चिंता मत करो, एक एक बात आएगी, ठीक है। सर स्पीड कम आ रही है, स्पीड कम आ रही है, बंगाल टाइगर है, ठीक है। चलिए, और अगला है बैंक रेट, तो ये बैंक रेट इतनी है। और फिक्स
रिवर्स रेपो रेट कितनी है 3.5% है, 3.35% है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे, निश्चिंत रहो आप लोग, है ना, इस बात से। चलिए यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी, है ना, छोड़िए इस बात को, अब वापस से इधर आ जाओ आप लोग। ठीक है, तो ये आरबीआई से संबंधित कुछ बात थी जिसे मुझे आपको बताना था। अरे सबको इकोनॉमिक्स समझ में आएगा शिवानी जी, सबको आएगा। ठीक है सर, क्लियर है? अभी तो हमने शुरू ही किया है आरबीआई, क्यों चिंता कर रहे हो, अभी तो आरबीआई के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो तो हम आगे बढ़े, यहां तक स्पष्ट है? चलिए अब हम आरबीआई के कार्य पढ़ लेते हैं दोस्तों। हमने जितना भी पढ़ाया है उसको जरा एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ाया, कोई बड़ी बात नहीं पढ़ाई है इसमें, है ना, बहुत ही आसान सी चीजें पढ़ाई है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, बुक से भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है बुक से पढ़ने की। ठीक है, इतना हो गया है, इतना हो गया है, इतना हो गया है, तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं आरबीआई के कार्यों को लेकर के। ठीक है, तो अगला हेडिंग हम डालेंगे आरबीआई के कार्य, ध्यान रखिएगा। और आरबीआई के कार्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। अब महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखिएगा, आरबीआई के फंक्शन, फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के फंक्शन या फिर इसी को क्या बोलेंगे, कार्य। ठीक है, देखो कितने कार्य है। आरबीआई के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, आरबीआई चूंकि केंद्रीय बैंक है देश का, इसलिए पहला जो कार्य है वो केंद्रीय बैंक के रूप में है। तो पहला मैंने लिखा केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के रूप में, सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य। ठीक है, आरबीआई ना, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो इसके रूप में इसके कुछ कार्य होंगे। वहीं पर दूसरे कार्य जो है उसको हम बोलेंगे विकासात्मक कार्य। क्या बोलेंगे, विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य। ठीक है, और विकासात्मक कार्य को बोलेंगे डेवलपमेंट। क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो डेवलपमेंटल फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन। ठीक है, ये दो कार्यों में इसको बांटा गया है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों। ठीक है, केंद्रीय बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। ठीक है, वॉइस मिसमैच हो रही है। देश का केंद्रीय बैंक जो है, आशीष जी बताएं क्या प्रश्न है। चलिए मैं आप ही का कमेंट देख लेता हूं, बताएं। 12 दिन हो गए आपको क्लास लेते लेते, आपका क्या प्रश्न है बताइए। मैं आप ही का पहले प्रश्न देख लेता हूं, करिए कमेंट करिए, बताइए बताइए, मुझे बताइए कि आपका प्रश्न क्या है, बताएं जल्दी, आप सभी का समय व्यर्थ कर रहे हैं। जून जुलाई नवीन सर ने बताया था मेरे भाई, तब था जब जून जुलाई था, तब सर ने जब पढ़ाया था तब था वो, अब बदल चुका है। ठीक है, आप बताइए क्या प्रश्न है आपका, मैं खड़ा हूं, बताइए। आप ही के कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए। अब आप ना तो कुछ पूछ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से बाकी साथी भी तो परेशान हो रहे हैं। क्वेश्चन भी करा दीजिए, बिल्कुल करा दूंगा, ये जैसा ही हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन करा दूंगा। आप ना पढ़ाने देते हो ना कुछ है ना। आप बताइए, आप मुझे बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, ये बताइए। मैं आपके क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा हूं, और मैं ही नहीं वेट कर रहा हूं, बाकी सारे साथी वेट कर रहे हैं, सभी लोग वेट कर रहे हैं। लगभग 3,500 की संख्या में यहां पर बच्चे पढ़े हैं, बताइए। अब वो सब पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए, मैं आप ही के क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं। क्या यार, तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो, सबका कमेंट आ रहा है मेरे पास में, तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो और तुम इस प्रकार की हरकत करोगे। आप इकोनॉमिक्स विषय ही ऐसा है, रिपीट करके देख लेना आप वीडियो को, अगर दिक्कत आ रही है तो। वॉइस मिसमैच है तो रिकॉर्डेड देख लेना, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। आ रही बात समझ में? कमेंट से या तो ब्लॉक करवा दूंगा मैं तुमको, या फिर ढंग से तुम पढ़ लो। जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको ढंग से व्यवस्थित, आपको दिक्कत आ रही है तो आप वापस से पढ़ लीजिए। आपसे बुक से पढ़ने की इच्छा नहीं होगी आपकी, जब मैं पढ़ा दूंगा तो खुद नहीं पढ़ोगे आप। ठीक है, चलिए अब आइए वापस से। आपका कमेंट अभी तक नहीं आया, अब मैं नहीं ले पाऊंगा, बार बार अगर कमेंट को ही देखूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा क्या आपको, ये बताओ। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। आइए इधर आइए जरा, सभी लोग आइए, है ना। थोड़ा ध्यान रखो आप भी, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ऑनलाइन पढ़ा रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना है। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, क्या क्वेश्चन है आशीष चौबे जी, आरबीआई की स्थापना के समय गवर्नर का कार्यकाल कितना हुआ करता था। मेरे भाई गवर्नर का कोई कार्यकाल नहीं होता है, गवर्नर का कार्यकाल होता ही नहीं है कि कितने दिनों के लिए गवर्नर हुआ करते हैं। जब सरकार को अच्छा लगता है, जैसे उर्जित पटेल का नाम आपने सुना होगा, नोटबंदी का विरोध हुआ, उर्जित पटेल ने विरोध किया कि नहीं नोटबंदी गलत थी, उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया 2018 में। तो ऐसे और भी बहुत सारे गवर्नर है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो गवर्नर का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, आप प्रश्न को जटिलता में लेकर के थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जो प्रश्न आएंगे वो हम करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो आपको लोड नहीं लेना है इन सब चीजों का। चलिए आइए बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आरबीआई के फंक्शन या कार्य क्या होते हैं। तो आरबीआई के फंक्शन जो होते हैं वो दो रूपों में बांटे जा सकते हैं। यहां से प्रश्न आता है, फिर मत बोलना, नेट का एग्जाम दिया था वहां से भी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई के फंक्शंस को दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक तो केंद्रीय बैंक के रूप में और दूसरा जो है वह विकासात्मक बैंक के रूप में। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है उसकी हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन है नोट जारी करना। ठीक है, तो नोट जारी करने को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं निर्गमन करना। ठीक है, तो नोट निर्गमन इसको हम बोलते हैं करेंसी इशू। क्या बोलेंगे? करेंसी इशू। ठीक है, तो करेंसी इशू करना, नोट निर्गमन करना। नोट जारी करने का जो काम है वो कौन करता है? नोट जारी करने का काम? तो सभी को पता है कि नोट जारी करने का काम देश की केंद्रीय बैंक करती है, यानी कि आरबीआई करती है। ठीक है, देश की केंद्रीय बैंक करती है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, आरबीआई पढ़ेंगे, स्पेशल बैंक पढ़ेंगे, यानी कि बैंकिंग चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। बैंक जब हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपका कोई नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद में आपकी योजनाएं और आपके जो उद्योग है उनको लेंगे, फिर तमाम ऐसे कुछ टॉपिक लेंगे छोटे मोटे, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनियां, ऐसे करके आपका इकोनॉमिक्स 32 से 35 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं इधर, मुझे बताइए बैंक का आरबीआई का केंद्रीय बैंक के रूप में पहला कार्य क्या है? तो आरबीआई का केंद्रीय बैंक के रूप में पहला कार्य है और वो कार्य क्या है? नोट निर्गमन करना, नोट को इश्यू करना, करेंसी को इश्यू करना। ठीक है, चाहे वो 2000 का नोट हो, चाहे 500 का नोट हो, चाहे 20 रुपए का नोट हो, 10 रुपए का नोट हो, 50 रुपए का नोट हो, कोई भी। ठीक है, दूसरा प्रश्न, दूसरा इसका कार्य देखिएगा, केंद्रीय बैंक है तो ध्यान रखिएगा ये नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। तो नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना, लाइसेंस देना। तो नई बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य भी कौन करता है? यही करती है। ठीक है, यही आरबीआई करती है, आरबीआई का केंद्रीय कार्य है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिएगा और कार्य है इसके, और वो क्या कार्य है? ध्यान रखिएगा, बैंकों को विनियमित करना। बैंकों को विनियमित को मतलब बोलते हैं रेगुलेशन, है ना। बैंकों को विनियमित करना, बैंकों को विनियमित या रेगुलेट करना, रेगुलेशन या रेगुलेट करना। ठीक है, और आपको पता है बैंकों को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है और उस अधिनियम का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और ये एक्ट कब बनाया गया? 1949 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1949 में बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बैंकों को विनियमित करना कि कोई बैंक खराब काम तो नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा ब्याज दरों पे लोन तो नहीं दे रहा है, कोई किसी का शोषण तो नहीं कर रहा है, ऐसी बातें करना। ठीक है, तो ये भी काम किसके अंतर्गत आएगा? बैंकों को विनियमित करने का जो कार्य है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो आपके इसी के अंतर्गत आएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य लिखवा रहा हूं। ठीक है, विकासात्मक कार्य हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, विकासात्मक कार्य हम कल पढ़ेंगे। मैं यहां पर आउटलाइन बना देता हूं। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा, पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो बैंकों को विनियमित करना, ठीक है, ये इसका कार्य है। उसके बाद में अगला कार्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये बैंकों का बैंक भी है, ये अभी केंद्रीय बैंक के रूप में ही पढ़ रहे हैं। बैंकों का बैंक है आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला केंद्रीय बैंक के रूप में ये सरकार का बैंक है। क्या है ये? सरकार का बैंक है। ये सारी बातें कल मैं आपको एक एक बातें लिखवाऊंगा। सरकार का बैंक है, सरकार का बैंक है मतलब सरकार को जब पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो सकती है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हो सकती है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार हो सकती है, या राजस्थान की हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी की सारी जो राज्य सरकार है, अगर इनको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो ये आरबीआई के पास जाएगी कि यार दे दो यार, दे दो यार। आ रही बात समझ में? ध्यान रखना है। तो बैंकों को भी अगर पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में भी आरबीआई है। ठीक है, तो अगला कार्य और है अंतिम ऋणदाता का रूप। अंतिम ऋणदाता, ऋणदाता मतलब क्या है? लोन देने वाली बात है ना। तो अंतिम ऋणदाता के रूप में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लास्ट डेबिटर्स, ठीक है, सॉरी क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हम बोलते हैं ऋणदाता को, हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे, और क्या कार्य है इसका? विदेशी विनिमय भंडार, विदेशी विनिमय भंडार, कल इसको और एक बार डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, विदेशी विनिमय भंडार, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना। ये FER मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, जो लोग अंग्रेजी माध्यम के हैं वो इसको सुन के वापस से लिख लीजिएगा। विदेशी विनिमय भंडार का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको विनियमित करना, को रेगुलेट करना,
को रेगुलेट करना, ठीक है। ये सारे के सारे कार्य किसके हैं? आपके केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। और भी इसके कार्य है, लेकिन बाकी सारी बातें कल कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक बार पुनः देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया आपको, वापस से देख लीजिए सारी बातें एक बार, है ना। मैंने आपको ये बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी थी। पहली थी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1806 में करी थी। फिर 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना करी थी, और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना करी थी। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। अब मैं इसकी हिस्ट्री आगे नहीं बता रहा हूं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कैसे बना, क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे जब एसबीआई पढ़ेंगे, ठीक है, तब बात करूंगा यहां पर। फिर ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया था, इसके 2 कार्य दिए गए थे। एक तो केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक का कार्य, जो केंद्रीय बैंक के कार्य अभी हमने पढ़े ना जस्ट, वही सारे कार्य इंपीरियल बैंक करती थी पहले, ठीक है। लेकिन बाद में एक आयोग की स्थापना की गई, शाही आयोग, या इसी को हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं। 1925-26 की बात है, इसकी स्थापना की गई थी। और बाद में इसने सिफारिश दी कि यार देश में एक अलग से केंद्रीय बैंक होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का मिक्स रूप है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर शाही आयोग ने ये सिफारिश की, तो फिर हमने आरबीआई अधिनियम 1934 लेकर के आए और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 तक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर था 1937 तक वो कलकत्ता था। 1937 के बाद वर्तमान तक क्या है? मुंबई है, ये बात हमने करी। और गवर्नर पहले कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। दूसरे कौन थे? तो मैंने आपको बताया जेम्स टेलर थे। और तीसरे कौन थे? तो मैंने आपको बताया सीडी देशमुख थे, है ना, ये पूरा नाम है सीडी देशमुख, ठीक है। सीडी देशमुख महोदय थे, और इनका जो कार्यकाल है 1943 से लगाकर 49 तक रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आरबीआई जो था ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिला जुला रूप था, ठीक है। यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर जो था उसका गवर्नर हुआ करता था, और प्राइवेट सेक्टर का बैंक ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया, यानी कि राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए जरा, अंतिम और अंतिम बिंदु यह है कि आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है। तो आरबीआई के फंक्शन 2 प्रकारों से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो एज अ सेंट्रल बैंक है, तो उसकी भूमिका कुछ और है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है आपका? विकासात्मक कार्य के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सेंट्रल बैंक के रूप में पहला इसका कार्य है नोट इशू करना, यानी कि करेंसी इशू करने का काम किसका है? आरबीआई का है। वहीं दूसरा कार्य है नए बैंकों को लाइसेंस देना। नए नए तरह तरीके के बैंक आ रहे हैं, व्यापारिक बैंक आ रहे हैं, सबको लाइसेंस देने का कार्य भी यही करता है। फिर बहुत सारी जो बैंक है उनको रेगुलेट करने का कार्य भी यही है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो रेगुलेशन करने का कार्य भी यही है, ठीक है। और फिर है बैंकों का बैंक है, बैंकों को भी लोन देने का कार्य यही कर, बैंकों का बाप है दरअसल, है ना। फिर सरकार का बैंक है, सरकार को भी लोन देने का कार्य यही करता है। और अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन कहीं से नहीं मिलता है तो फिर आरबीआई मदद करता है कि नहीं मैं हूं, ठीक है। उसके बाद में फिर है विदेशी विनिमय भंडार, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जिसमें गोल्ड आता है, जिसके अंतर्गत आपकी यूरो विदेशी करेंसी आती है, जैसे यूरो हो गई, डॉलर हो गई, जापानी येन हो गई, पाउंड हो गई, ये सारी बातें, इसको भी रेगुलेशन करने का काम कौन करता है? तो यही करता है आरबीआई। ये आरबीआई के आज कार्य थे। कल मैं आपको इनको वापस रिपीट करूंगा, विकासात्मक कार्य की और बात करूंगा, और आरबीआई की मौद्रिक नीति की बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मैं यहां छोड़ चुका हूं, है ना, ध्यान रखिएगा, वो केंद्रीय बैंक के रूप में ही कार्य है, और वो क्या है? मौद्रिक नीति जारी करना। क्या है? मौद्रिक नीति जारी करना। मैं अंतिम चलते चलते आपको यह बात बता रहा हूं केवल, अब मौद्रिक नीति की बात हम कल करेंगे, ठीक है। तो मौद्रिक नीति जारी करना, ठीक है। अब ये मौद्रिक नीति को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है मॉनेटरी पॉलिसी, केंद्रीय बैंक का कार्य, ठीक है, और सेंट्रल बैंक का कार्य। यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, इसको शानदार तरीके से आप उतार लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो चर्चा है अब हम शीघ्र आपसे करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर कोई दिक्कत है तो आप पुनः वीडियो को देख लीजिएगा। बीच में बफरिंग हुई है, इसमें कुछ टेक्निकल इशू है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन टेक्निकल इशू को बहुत जल्दी हम लोग सुधार सकें, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट वाली टीम है बेहतर तरीके से इसके ऊपर कार्य कर रही है। कार्य भी वर्तमान में चल ही रहा है, और जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बात और, अगर आपका एप्लीकेशन बार बार अपडेशन मांग रहा है तो आप अपडेट करते रहिएगा उसको, है ना। 1-2 MB का अपडेट आता है शायद, वो जरा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए एक बार कमेंट दिखाना मुझे। चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी साथी लोग कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी आपको क्लास, आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरा मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। तो विपुल जी जुड़ चुके हैं, है ना। विपुल जी बता रहे मौद्रिक नीति क्या होती, कल पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। चलिए मोनू जी बहुत अच्छी क्लास थी सर, थैंक यू। सरिता शर्मा जी, सौम्या, प्रशांत कुमार सर, अकाउंट ईयर क्या होता है? लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर ऐसा कुछ है, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल मतलब वो अकाउंटिंग करता है, 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक की अकाउंटिंग करता है कि हमारे पास कितना आया कितना गया, वो सब बातें, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सबको काफी अच्छी क्लास लगी है, मुझे भी अच्छा लगा आपको पढ़ाने में। लेकिन आप क्या है कि थोड़ा है ना ध्यान रखिए कमेंट करने का, ठीक है।
और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए कि आप में से कोई बंदा आज पहली बार मेरी क्लास ले रहा है, तो थोड़ी समझ में आएगा उसको। अरे मुझे समझ में नहीं आई मेरे इकोनॉमिक्स के मास्टर से, तो आपको क्या आएगी? आ रही बात समझ में? तो पहली बार में क्लास समझ में नहीं आएगी, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जिसको समझ में आ रही होगी ना उसको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। और इकोनॉमिक्स और गणित का एक जैसा संबंध है। अगर आपको गणित के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, गणित समझ में आ रहा है, तो आपको करने में और मजा आएगा। यार एक सवाल और कर लेता हूं, एक और कर लेता हूं, समय कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर गणित भी समझ में आ रही तो आपका दिमाग ऐसा करता है किताब कहां है फाड़ फुड़ा के फेंक दे, बस खत्म करो इस गणित को। आ रही बात समझ? ऐसा विषय है ये इकोनॉमिक्स। अगर समझ में आता है तो शानदार आता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए, बस यही मेरी इच्छा है आपकी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, आप लोग जुड़े और आप लोगों का प्यार, आपकी कमेंट देख करके मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। दोस्तों इंपीरियल बैंक का क्या हुआ तो वो सब हम पढ़ेंगे, वो सब हम बात करेंगे, उस समय की बात करेंगे जब हम एसबीआई पढ़ेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाजत, अब अगली क्लास भी है। ठीक है, तो आपसे कल शाम को, कल तो शायद मेरे ख्याल से संडे है, तो कल तो बढ़िया कपड़े वपड़े धोइए, मैं भी कपड़े वपड़े धो लूंगा। ठीक है, मंडे के दिन आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो चलिए दीजिएगा मुझे अब इजाजत। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं आपसे सोमवार को शाम को 4 बजे। तब तक आपके लिए होमवर्क है, तब तक एक काम करिएगा आप लोग कि सारे टॉपिक पढ़ लीजिएगा। मैं सोमवार के दिन क्लास नहीं लूंगा, मैं सोमवार के दिन क्लास नहीं लूंगा। आपके जितने भी अभी तक मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं, सारे टॉपिक्स की मैं क्वेश्चन सीरीज यहां सोल्व कराऊंगा 1 घंटे में। ठीक है, मैं हर टॉपिक से 10-10, 15-15 क्वेश्चन लूंगा, लगभग 50 क्वेश्चन उसमें लेकर के आऊंगा और 1 घंटे में आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कल यही करूंगा मैं। सॉरी, कल से मेरा मतलब है मंडे को। तो मंडे को हम पढ़ेंगे नहीं, केवल क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे। मैं आज टॉपिक दे दूंगा टीम को, तो टीम वाले क्या करेंगे कि उसको टाइप कर देंगे और उस दिन मैं आपसे वही क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो मिलते हैं आपसे शीघ्र। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सोमवार को। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।